गुड इवनिंग। आज का सेशन है हमारा डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी के अगर बारे में बात किया जाए तो ये लगभग आज से 100 साल पुरानी थ्योरी है। 100 सवा 100 साल पुराना थ्योरी है। ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं ये उन्हीं का है जिनका नाम है चार्ल्स एच डाउ। ठीक है, चार्ल्स एच डाउ ये क्या है? ये पहला फाउंडर है वॉल स्ट्रीट जर्नल का। यानी कि जैसे कि हम लोग के यहाँ मैगजीन वगैरह आता है, मैगजीन रीड करते हैं, उसी तरह से शेयर मार्केट के बारे में न्यूज़ या न्यूज़ वगैरह जो पब्लिश होता था उसको बोलते थे जनरल। ठीक है, वो जनरल में ही वो क्या करते थे, मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट में तेज़ी है मंदी है, स्टॉक्स के बारे में अपना रिसर्च पब्लिश करते। तो वही मैं एडिटोरियल्स लिखते थे और वही एडिटोरियल के बेसिस पे जब इनका दो इम्पोर्टेंट योगदान रहा है कि इन्होंने सबसे पहले इंडेक्स क्रिएट किए थे जो था डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज एंड रेल रोड ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स 1897 में। तो 1897 और आज कौन सा है 2025, तो 128 साल का एक्सपीरियंस पुराना स्टडी है। तो ये इसी के कारण डाउ जोन इंडस्ट्रियल और रेड रोड ट्रांसपोर्ट। अच्छा, उस समय इंडेक्स बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आज तो हम लोग के पास है, तो इसलिए हम लोग इस फोकस ये होता है कि इंडेक्स का कैसे ट्रेड करेंगे। बट ज़रूरत क्यों पड़ा था इंडेक्स को बनाने का? ठीक है ना। तो इंडेक्स का ज़रूरत ये पड़ा था कि जैसे कि मान लिया जाए कि एक निफ्टी में कितने स्टॉक्स होते हैं? 50 स्टॉक्स होते हैं। और सेंसेक्स में 30। सेंसेक्स में अच्छा, निफ्टी किस में आता है? यानी कि ये किसका टॉप 50 कंपनी किसका, एनएससी या बीएससी का? एनएससी। और सेंसेक्स किसका हो गया? बीएससी का। तो इंडेक्स क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के बारे में, यानी कि हम बकेट बोल सकते हैं। तो निफ्टी का अगर 50 स्टॉक्स का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाए कि आज वो बढ़ा है या घटा है, तो उसको बोलते हैं इंडेक्स। तो इसका ज़रूरत इसलिए पड़ा था कि मान लो कि अलग अलग 50 कंपनियों को ट्रैक करना कितना मुश्किल हो, लेकिन अगर उसका एवरेज निकाल दिया जाए तो हमें पता चला कि आज बैंक निफ्टी 350 पॉइंट डाउन है। बैंक निफ्टी भी एक क्या है, इंडेक्स। तो 350 है, माइनस है लगभग 0.7%। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट ऑफ दी स्टॉक्स या फिर जिसका हैवी वेट सबसे ज़्यादा योगदान है वो आज नेगेटिव में बंद हुआ होगा, ऐसा अनुमान है। ठीक है, तो एक नंबर से हमें पता चल जाता है कि ओवरऑल मार्केट क्या। तो उस समय क्या होता था कि तेजी और मंदी को कैसे ट्रैक किया जाए, क्योंकि उस समय तो कंप्यूटर नहीं था। तो वहाँ पे रेल रोड ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्री का, अब क्या होता है कि पहले जो ट्रांसपोर्टेशंस होता था, यानी कि बोला जा सकता है कि कोई भी चीज़ अगर ट्रांसपोर्ट करना है एक शहर से दूसरे शहर या एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो वहाँ पे दो ही मेन साधन होता था, एक रेलवे होता था और एक शिपिंग होता था। इसके अलावा थर्ड कोई और उपाय नहीं होता। तो ये देखा जाता था कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, इंडस्ट्री अब तो डिफरेंट इंडस्ट्री है और हर एक इंडस्ट्री को इंडिविजुअली ट्रैक करना मुश्किल है। लेकिन ये पता करना कि रेलवे का बुकिंग कितना है, ये बड़ा आसानी से इंफॉर्मेशन आ जाएगा। तो ये देखा कि अगर रेलवे का बुकिंग अगर ज़्यादा हो रहा है, रेलवे ओवर बुक चल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी में तेजी है, क्योंकि ज़्यादा सप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ज़्यादा डिमांड है। तो पैसे, लोगों के पास पैसे है तो इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन यदि क्या हो रहा होगा, अगर वो ट्रांसपोर्टेशन कम हो रहे हैं, बुकिंग्स कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मार्केट में मंदी है। तो ये दोनों का पर्पस ये हो। और डाउ थ्योरी में कहना आगे भी हम देखेंगे कि एक इंडेक्स दूसरे इंडेक्स को म्यूचुअली कंसेंट दे। जैसे कि अगर मेरा क्या है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, निफ्टी मेरा ऊपर जा रहा है, अगर मेरा बैंक निफ्टी भी अगर ऊपर जाएगा ना, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, कोरिलेट कर रहा है, एक दूसरे को मदद कर रहा है।
लेकिन अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है और बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है, कमजोर पड़। तो ये हम लोग आगे देखें। और ये कुछ महत्वपूर्ण योगदान होने के कारण इसे फादर ऑफ मॉडर्न टेक्निकल एनालिसिस की। ये जो डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज है ये आज भी एक लीडिंग इंडेक्स है आपका यूएस में। अगर हम देखें तो ये अगर मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ, ट्रेडिंग व्यू का है, जिसको आपको ग्रुप में लिंक दे दिया गया है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं DJIA, ठीक है ना। ये डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देख पाएंगे उसी तरह से मार्केट चलता है, चाहे अमेरिकन मार्केट हो, यूएस हो, यूके हो, जापानीज़ हो, चाइनीज़ हो, इंडियन हो, पाकिस्तान हो, सभी जगह मार्केट का मूव करने का स्ट्रक्चर मोर और लेस सेम होता है। और ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है, यानी कि एक कंट्री का इम्पैक्ट दूसरे कंट्री को भी पड़ता, आइदर वो पॉजिटिव हो या, ठीक है। तो ये डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज ये रहा, जो कि आज भी हम लोग मेजरली मार्केट, हमारा मार्केट बंद होता है तो हम एक बार देख लेते हैं कि डाउ जोन कैसा खुला है। अच्छा, डाउ जोन पॉजिटिव खुला तो हमें लगता है कि चलो मेरा मार्केट कल पॉजिटिव। एक बार मार्केट सुबह जब बंद हो रहा था, हम लोग का 9 बजे खुलता है हम लोग का मार्केट, तो उससे पहले भी एक बार हम देख लेते हैं कि डाउ जोन पॉजिटिव है कि निगेटिव। अगर वहाँ पे पॉजिटिव मिल गया और एशियन मार्केट पॉजिटिव मिल गया तो हमें पता चल गया कि आज मेरा भी मार्केट अच्छा रहने का उम्मीद है, या अच्छा खुलेगा, ये तो गारंटी है। कैसा रहेगा वो बाद में हो सकता है, हमारे यहाँ कुछ इंटरनल अगर इम्पैक्ट हो गया तो एडवर्स हो सकता है, वरना नहीं वो ऊपर ही जाएगा। इसमें हम लोग को 6 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स देखने को मिलेगा, जिसको कि हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करते। पहला जो फैक्टर है मार्केट डिस्काउंट एवरेज, यानी कि जो स्टॉक का जो प्राइस होता है उस प्राइस में हर एक तरह का न्यूज़ ऑलरेडी एडजस्टेड हो जाता है। अब कंपनी का रिजल्ट अच्छा आ रहा है या ख़राब आ रहा हो, शेयर मार्केट पहले ही उसको एडजस्ट कर लेता है, यानी कि अब्जॉर्ब कर लेता है। अगर किसी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आने वाला है तो ये मार्केट पहले ही भाग जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो इंडेक्स, ये मार्केट जो है वो क्या है, लीडिंग इंडिकेटर एक तरह से बोल सकते हैं। स्टॉक मार्केट जो है इकोनॉमी का लीडिंग इंडिकेटर है। इकोनॉमी अच्छा करेगा उससे पहले हमारा स्टॉक मार्केट अच्छा। तो कुछ भी शेयर्स, अब जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि TCS का रिजल्ट आने वाला है 9 तारीख को, कल 5:30 बजे रिजल्ट आएगा, ठीक है। और आज देखेंगे कि आज वो ऑलरेडी 2% बढ़ चुका है। पिछले कुछ दिनों से वो लगातार गिर रहा था, वो सपोर्ट का लेवल पे आया और कल उसका रिजल्ट आने वाला है, आज 2% बढ़ गया, ठीक है। क्या होगा? नहीं, अब यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया। अब यहाँ पे कोई भी एनालिसिस कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा था। इसका मतलब है कि रिजल्ट खराब आने का या फिर बहुत अच्छा रिजल्ट आने का उम्मीद नहीं था, उसीलिए प्राइस डिस्काउंट कर रहा था कि नीचे आ गया। और एक दिन पहले बढ़ गया, इसका मतलब है कि कोई इसको ट्रैप करना चाह रहा है। जो बाइंग करके लेके गया होगा कि कल अच्छा रिजल्ट आएगा, कल आएगा नहीं, कल आएगा शाम में 5:30 बजे, फिर खुलेगा फ्राइडे को, कंपनी डिविडेंड देगी। तो ये सब इंफॉर्मेशन से जो है आपको ट्रेडिंग व्यू में भी मिल जाता है, जैसे कि आपको बताया गया था। यहाँ पे आप जब जाओगे तो आपको यहाँ पे न्यूज़ एनालिसिस वगैरह, ये आपको क्या करना होगा, चार्ट जो ओपन रहेगा उसमें राइट क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ पे इवेंट्स है, लास्ट वाला टैब क्या है, इवेंट्स का है। यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ ये सब कर देंगे तो आ जाएगा। कोई भी न्यूज़ रहेगा, जैसे कि अगर मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे आज क्या हो रहा है नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर मैं इसको कर देता हूँ तो मुझे न्यूज़ दे सकता है, वही 7 मिनट पहले ही है एक न्यूज़ आया है, ठीक है।
मैं TCS लगा लेता हूँ जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप देख पाओ ये पिछले 15 दिन से बोल सकते हैं कि पिछले 20 दिनों से लगातार क्या हो रहा था, नीचे आ रहा था। सपोर्ट के पास आया हुआ था, सपोर्ट के पास ये कौन सा कैंडल बन गया, बुलिश पियर्सिंग बन गया। ठीक है, आप लोगों को बताया जाए। अब ये बुलिश पियर्सिंग ट्रैप हो सकता है क्योंकि हमें मालूम है कि कल एक इवेंट है, ठीक है ना। तो कई बार होता है कि सर यहाँ पे ये थोड़ा सा जो कर चुके हैं उसके लिए कि बुलिश पियर्सिंग जो बन गया है, सर बुलिश पियर्सिंग फेल क्यों, इसके पीछे का न्यूज़ के कारण ये बढ़ा है, तो ये शायद फेल हो जाए। सपोर्ट पे बना है लेकिन कल का न्यूज़ के लिए बना है। लेकिन अगर हम बोलें कि 10 दिन के बाद या 1 महीने के बाद हमें ये याद रहेगा कि इसका रिजल्ट आने वाला था। हाँ बिल्कुल। हाँ अबव एवरेज वॉल्यूम भी है, यानी कि अगर ये क्या है, ये नंबर ऑफ वॉल्यूम है और यहाँ पे एक लाइन ब्लैक कलर का हल्का डॉटेड ब्लैक दिख रहा है, ये एवरेज है। तो एवरेज के ऊपर है, यानी कि जितना होना चाहिए था उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही है, तो इसका मतलब सही में बाइंग हुआ है और लोग लेके गए। आपको अगर सेटिंग्स देखना है तो वॉल्यूम पे डबल क्लिक कीजिएंगे, ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इनपुट में मूविंग एवरेज का लेंथ 20 डाला हुआ है। स्टाइल में जाएंगे तो ये बाय डिफॉल्ट रहता है, इसमें हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर। ये मूविंग एवरेज का ये लाइन है, तो हटा दिए, अब ये ले आए तो मूविंग एवरेज हो गया। ये मूविंग एवरेज कितने दिनों का है, 20 दिन का। अगर मैं इसको क्या कर दूं, 9 दिन करूंगा तो चेंज हो जाए। देखिए थोड़ा सा नीचे आ गया, कर देता हूँ। पहले यहाँ पे है, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे है। अब मैं इसे क्या कर देता हूँ, 20 दिन का कर देता हूँ। हाँ ऊपर चला गया, अब देखिए ये कहाँ पे आ गया। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है हम लोग उसी को करते हैं, क्योंकि कोई कोई हज़ारों कई हज़ार स्ट्रेटेजी अप्लाई करने के बाद वो एक नंबर को निकाला है, और हम कोई कुछ 2-4 ट्रेड करने के बाद हम स्ट्रेटेजी को चेंज करते हैं, इतना जल्दी हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है रहने देते हैं। यहाँ पे हमें न्यूज़ पता चल जाएगा कि क्या है, इंडियन इक्विटी क्लोज फ्लैट ऑन वेंसडे, अपोलो हॉस्पिटल शेयर स्लाइड्स 4%, यानी कि एक न्यूज़ दे दिया कि 4% से ज़्यादा गिरा। यहाँ पे देखिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एक्सपेक्टेड टू पोस्ट हायर क्वार्टर नेट प्रॉफिट अर्निंग प्रीव्यू, यानी कि आज एनालिसिस आया है कि शायद इसका रिजल्ट थोड़ा बेटर आएगा, इस एक्सपेक्टेशन से, इस न्यूज़ के बेसिस से आज 2% चला। ठीक है, कल का न्यूज़ क्या था, कल बोल रहा था HMPV वायरस के बारे में। ठीक है, तो आपको ये न्यूज़ मिल जाएगा। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे अर्निंग इवेंट्स में जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, अर्निंग। ये ब्रेक्स को हटा देते, नहीं तो जहाँ जहाँ अर्निंग रहेगा ना ये लाइन दे देगा कि ये अर्निंग वाला है, तो ये थोड़ा सा डाउट हमें रहता है, आप लोग रख सकते। तो ये हमें बता रहा है कि अर्निंग है। इस अर्निंग पे भी अगर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे ये देगा कि यहाँ पे एस्टिमेट कितना है, 33.20, और रेवेन्यू का ये अर्निंग हो गया, अर्निंग यानी कि प्रॉफिट, और रेवेन्यू मतलब सेल्स 644 बिलियन। ठीक है, अब ये कल कितना आएगा उसके सामने वो एक्चुअल वाला डाटा डालेगा। अगर ये नेगेटिव हो गया तो नीचे आ जाएगा, और पॉजिटिव रहेगा तो, क्योंकि इम्पोर्टेंट लेवल। तो ये रिपोर्ट भी हमें यहाँ से पता चला। अब वापस आते हैं मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग को थोड़ा सा डिस्कस कर, यानी कि कोई भी रिजल्ट, कल रिजल्ट अच्छा आएगा या ख़राब आएगा, ठीक है, उसका इम्पैक्ट कल तक ही रहेगा, उसका इम्पैक्ट परसों नहीं होने वाला है कि कल अच्छा रिजल्ट आ गया तो परसों भी
भागेगा मार्केट, ऐसा कुछ इम्पैक्ट है। हम लोग इसको बोलते हैं कि इसको हम लोग एनालिसिस करते हैं कॉज एंड इफेक्ट। कॉज, ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण हमारा मार्केट आज के दिन ही रहेगा, खत्म हो जाएगा। जैसे कि न्यूज़, अगर किसी कारण से, न्यूज़ के कारण से प्राइस अप एंड डाउन हुआ, उसका इफेक्ट रहेगा क्या फ्यूचर के लिए? नहीं। रिजल्ट, रिजल्ट अगर कुछ पॉजिटिव या निगेटिव आया, उसका कोई इम्पैक्ट रहेगा फ्यूचर के लिए? नहीं। कंपनी को आज बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया, क्या मिल गया? ऑर्डर मिल गया, इसका इफेक्ट फ्यूचर में रहेगा? नहीं रहेगा। वो ऑलरेडी पहले ही से ऑब्जर्व कर लेता है कि वो जब टेंडर डालता है ना, तो किसको मिलने वाला वो लोग पता कर लेता है, या एक हद तक एस्टिमेट कर लेता है कि ये चार में, यही चार आज लीड में है, तो पोजीशन वो लोग बना लेते हैं, बड़े प्लेयर। ठीक है, तो ये सब का इम्पैक्ट क्या होगा? सेम डे में चला जाए। अब कभी कभी क्या होता है, न्यूज़ वाला अनइनफॉर्म्ड रिसोर्सेस से, सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ऐसा होगा, उसका क्या होगा? अनडिस्क्लोज्ड, हाँ, अननोन सोर्सेज ज़्यादा अच्छा रहेगा। अननोन सोर्सेज या से जो आया, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा फ्यूचर के लिए? नहीं रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसका इम्पैक्ट रह सकता है, किसका हो सकता है फ्यूचर के लिए। अगर जब कभी भी शेयर्स का प्राइस अप एंड डाउन होता है गवर्नमेंट की पॉलिसी के कारण, गवर्नमेंट की पॉलिसी, आज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि आईआरसीटीसी में, ठीक है, रेलवे को छोड़ दिए, प्राइवेट कंपनियों की बात करते थे, गवर्नमेंट ने बोला है कि इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए। कौन? फाइनेंस मिनिस्ट्री आएगा, आरबीआई का गवर्नर आएगा, वो क्या बोलेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया जाए। तो उसका इम्पैक्ट क्या लॉन्ग टर्म में रहेगा या आज के लिए रहेगा? लॉन्ग टर्म में, ठीक है, इसका इफेक्ट रहेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, अभी गवर्नमेंट जो है बहुत बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, या फिर क्या बोल सकते हैं कि एक नया हॉस्पिटल बना रहा है, तो वो क्या है, बहुत बड़ा पैसा डाल रहा है, डिफेंस में बहुत बड़ा पैसा डाल रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या रहा? लॉन्ग टर्म में रहा। साल, 2 साल, 3 साल तक लगातार वो डिफेंस में बाइंग हो रहा है। जब से बीजेपी का गवर्नमेंट आया, वो डिफेंस में ही सबसे ज़्यादा पैसा डाला है। तो उसके बाद कोई सेक्टर सबसे ज़्यादा भागा है, वो है डिफेंस। तो गवर्नमेंट अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है तो वो उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में, फ्यूचर में भी रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ है। अब हो सकता है कि इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शंस या फिर वार, अगर कोई वार हो जाए या इंटरनेशनल किसी कंपनी को रिस्ट्रिक्ट कर देता है गवर्नमेंट, तो उसका इम्पैक्ट एक दिन के लिए रहेगा कि वो लंबा समय चल सकता है, उसका इम्पैक्ट ही हो जाएगा ना। अगर बोल दिया जाए कि सन फार्मा बहुत बड़ा सप्लायर है ड्रग्स का, अब यूएस वाला बोलता है कि हम तुमको बैन कर दिए, तो उसका इम्पैक्ट एक ही दिन रहेगा क्या? जब तक वो इम्पैक्ट रहेगा तब तक वो रहेगा। तो ये थोड़ा सा आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि जो न्यूज़ है वो किस चीज़ से, इकोनॉमी, गवर्नमेंट, इकोनॉमी हो गया, गवर्नमेंट हो गया, इंटरनेशनल कारण से है, तो उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में रह सकता है, वरना जितना भी न्यूज़ है वो सेम डे में ख़त्म हो जाएगा। अब आप बता सकते हैं कि बजट जो होगा 1 तारीख को, बजट कब आएगा हम लोग का? 1 फरवरी को बजट आएगा। आप बता सकते हो कि 1 फरवरी को बजट में क्या बोला जाएगा? नहीं बोल सकते।
ठीक है ना। तो इसका इम्पैक्ट हो सकता है सही, यानी कि ऐसा न्यूज़ जो किसी को मालूम ही नहीं होता है उसका इम्पैक्ट रह सकता है। ये पहले से ये कोई नहीं बता सकता है कि भैया कितना भी बड़ा बिजनेसमैन या कितना बड़ा भी पैसे वाला होगा वो बजट को खरीद ले, नहीं बता पाएगा, क्योंकि बजट बनाने के लिए अलग ही एक नियम होता है कि जो बजट में बनता है उसको बाहर 1 महीना तक वो क्या रहता है, लॉक रहता है, वो किसी से मिल नहीं सकता, फ़ोन वगैरह कुछ अलाउड नहीं रहता, वो सब बंद रहता है। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है, कुछ इम्पैक्ट जो होता है मेजरली जो मार्केट में क्या होता है, जितना भी इवेंट्स रहता है उसका इम्पैक्ट सेम डे में रहता है, उसके बाद नहीं आता है। कभी कभी ही गवर्नमेंट पॉलिसी हर दिन लाती है क्या, आरबीआई की हर एक दिन मीटिंग हो रही है क्या, हर एक दिन वर्ल्ड वार हो रहा है क्या, नहीं। तो ये सब इम्पैक्ट कभी कभी होता है, लेकिन अगर ये जान के रखें तो आपको क्या होगा, एक फ़ायदा मिलेगा कि इसका इम्पैक्ट रहेगा या। दूसरा इम्पॉर्टेंट टेनेंट्स है जो हमने बात किया था फर्स्ट सेशन में, फेजेस में। एक्युमुलेशन फेज यानी कि ये है हमारा दलदल, यहाँ पे हमें क्या करना है, वेट एंड वॉच करना है, ब्रेकआउट होने का देखना है, ब्रेकआउट होगा तो बाइंग करेंगे। ब्रेकआउट पे हमें क्या देखना होगा कि अबव एवरेज वॉल्यूम होना चाहिए, बड़ा सा ग्रीन कैंडल होना चाहिए, जो प्राइस यहाँ पे रेसिस्ट कर रहा हो उसका ब्रेकआउट होना चाहिए, तब हमें पता चलेगा कि ये मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, ये ब्रेकआउट की बात। एक्युमुलेशंस में क्या करते हैं, एक्युमुलेशन में जो स्मार्ट मनी होते हैं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, स्मार्ट मनी जो होते हैं या एफआई वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, मार्केट ये एक्युमुलेशन आने से पहले मार्केट क्या होता है, नीचे जा रहा होता है, तो मार्केट में बेरिश सेंटिमेंट होता है जिसके कारण से हर कोई अपना माल बेच रहा होता है, म्यूचुअल फंड में अपना एसआईपी को स्टॉप कर रहा होता है। ठीक है, अब इस कारण से क्या हो रहा है, मार्केट लगातार आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं या उसके पास एक्सपीरियंस, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज, बहुत सारा चीज़ होता है, या फिर बोल सकते हैं कि वो जितना खरीदना चाहते हैं इससे अनुमान लगा करके वो 50% यहाँ पे खरीद ले। वो एक्युमुलेशंस में क्या होता है, मैंने बोला कि एक्युमुलेशंस ब्रेक डाउन भी कर सकता है, तो वो क्या करेगा, एक किस्त में खरीदेगा। मान लो कि उसने 50% इस जहाँ पे उसे लगा कि मार्केट अब इसके नीचे नहीं जाना चाहिए वहाँ पे 50% पैसा डाल दिया, और यहाँ पे डाल दिया तो अच्छा खासा डिमांड होने के कारण अब मार्केट नया लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशंस नहीं कर। अच्छा, जब एक्युमुलेशंस होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम जो होगा वो बिलो एवरेज रहेगा, यानी कि जो एवरेज लाइन का जो वॉल्यूम रहेगा ना, यहाँ पे तो फिर भी आप कंपैरेटिवली बहुत देख रहे हैं, नहीं तो वॉल्यूम इतना छोटा छोटा रहेगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि मार्केट में कोई भी प्लेयर इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, तो एक तो तरीका हो गया कि आपका वॉल्यूम कम होगा, प्राइस यहाँ पे जो है कैंडल का जो साइज है वो भी छोटा छोटा बनेगा, ये एक्युमुलेशंस का क्या है, सिग्नल है। एक और चीज़ यहाँ पे देखेंगे, जब ये एक्युमुलेशंस होगा तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस हमें पहले मिल जाएगा कि मार्केट शायद यहाँ से ब्रेकआउट कर जाए। कैसे, तो आप देखोगे कि अब पहले रेड कैंडल बन रहा था, अब यहाँ पे इस फेज में ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशंस होने लगा, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं शिफ्ट जो है सेलर से वो बायर की ओर होना स्टार्ट हो। यहाँ पे क्या होगा, लो वॉलेटिलिटी, यानी कि वॉल्यूम कम होंगे। धीरे धीरे करके लास्ट फेज में जब ये ब्रेकआउट करने लगेगा उस समय हम देखेंगे कि वॉल्यूम धीरे धीरे ग्रेजुअली राइज कर रहे हैं। मार्केट सेंटिमेंट क्या होगा, पहले था बेयरिश, फिर हो गया न्यूट्रल, अब ये क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ से एक मार्केट में उम्मीद जागा है कि शायद मार्केट यहाँ से ऊपर चले। फिर आ गया पार्टिसिपेशन फेज, जहाँ पे हमें पता चला कि मार्केट जो था ये क्या हो गया हमारा, एक्युमुलेशन। अब यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया, तो ये हमें क्या पता चल रहा है कि ये ब्रेकआउट हो चुका, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा,
बाइंग करूँ। कौन बाइंग करेंगे? जितने भी प्लेयर है सबके सब यहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले यहाँ पे कौन बाई किया था एक्यूमुलेशंस में? बड़े प्लेयर, स्मार्ट मनी, बिग प्लेयर, यहाँ पे सिर्फ बिग प्लेयर या फिर इन्वेस्टर यहाँ पे एंट्री किया था। लेकिन जब यहाँ पे मार्केट क्लियर हो गया कि मार्केट अप ट्रेंड हो गया, तो यहाँ पे रिटेलर भी एंट्री कर रहा होगा, ये लोग भी थोड़ा थोड़ा पैसा डाल रहा होगा। जो जिसको लास्ट में जो सेल कर रहा था वो अब पूरी तरह से वो सेलर्स क्या होगा, इस मार्केट से एग्जिट कर जाएगा। सेलर क्या हो जाएगा? एग्जिट कर जाएगा। और सेलर्स को जब ये पता चल रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला, तो ये सेलर्स भी तो बाइंग कर लेगा ना, सेलर्स भी क्या बन जाएगा? बायर। तो इसीलिए इसे इसका नाम डाउ थ्योरी में पार्टिसिपेशंस दिया है, यानी कि जितने भी थे बायर्स तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में जो पहले सेल्स कर रहे थे वो भी अब बाइंग में पार्टिसिपेट कर। तो एक चीज बताइए, सब कोई जब बाय पार्टिसिपेट कर रहा है तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए? वॉल्यूम राइज होना चाहिए। और जब एक तरफा अगर सब कोई बाइंग कर रहा है तो हमारा जो ग्रीन कैंडल का जो साइज है वो कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। और ग्रीन से बुलिश होगा और रेड से बियरिश होगा। हम लोग कैंडल स्टिक्स को आगे, तो ये है प्राइस एक्शंस बिकम मोर डायनामिक विथ लार्जर एंड मोर कंसिस्टेंट मूव। अब ये लगातार इस तरह से हम देखेंगे कि ग्रीन ग्रीन कैंडल, अगर इस बीच में अगर रेड कैंडल बनेगा तो वो छोटा सा बनेगा, इनकंसिस्टेंट बनेगा, और हो सकता है कि ऊपर के लेवल पे रेड बने। फिर ये क्या होगा, हमेशा देखेंगे कि अपना प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है। वॉल्यूम सपोर्ट दिस मूव इंडिकेटेड जेन्युइन इंटरेस्ट। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि कई बार ऐसा होगा कि ये फॉल्स ब्रेकआउट देगा। अभी मैंने आपको ग्राफ में बता दिया तो आपको दिख रहा है इस तरह से होगा। ये क्या लग रहा होगा आपको? एक्यूमुलेशन से। अब ये क्या होगा ना, यहाँ से हो सकता है यहाँ पे ब्रेकआउट कर जाए, और ये ब्रेकआउट हुआ तो क्या करोगे आप? बाइंग करोगे, और ये फिर मार्केट यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे किया, अब यहाँ पे क्या करोगे? बाइंग करेंगे। अब ये यहाँ से हो सकता है कि प्राइस ऊपर चल जाए, लेकिन यहाँ से तो फंस गया। तो आपको जब ये ब्रेकआउट हुआ है, मुझे भी नहीं मालूम था कि यहाँ से प्राइस नीचे आएगा या फिर यहाँ से ऊपर ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और ये ब्रेकआउट पे अगर वॉल्यूम लो है या बिलो एवरेज है, इसका मतलब है कि जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं है। कोई पर्टिकुलरली हो सकता है उस दिन कोई न्यूज़ आ गया होगा कि भैया कल टीसीएस का रिजल्ट है, अच्छा आने वाला, मार दिया चला, हो गया ब्रेकआउट। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम बड़ा बना था, तो ये वॉल्यूम से हमें कहीं ना कहीं एक फेकआउट और एक ब्रेकआउट में डिफ्रेंशिएट करने में मदद मिलेगा। ब्रेकआउट पे हमारा वॉल्यूम बड़ा हो जाए वो हमें कंफर्म करेगा, वॉल्यूम हमें क्या करेगा? कंफर्म। अगर वॉल्यूम कंफर्म नहीं कर रहा, वॉल्यूम अगर डू नॉट कंफर्म, इसका मतलब ये ट्रैप हो, ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा अंतर है, उसीलिए मैंने जब बनाया था ना तो एग्जैक्टली मैंने इस तरह से बना दिया था कि हो सकता है कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वहाँ नहीं बनेगा, ठीक है? तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ब्रेकआउट फ्रॉम एक्यूमुलेशन, प्राइस ब्रेकआउट फ्रॉम अ रेंज ऑफ अ की रेजिस्टेंस और सपोर्ट विथ ए स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। देखिए सपोर्ट को भी ब्रेक कर सकता है, यानी कि नीचे का भी लेवल ब्रेक करेगा। नीचे का ब्रेक कर दिया तो हमें क्या करना है? वेट करना है। हम लोग शॉर्ट सेल नहीं कर रहे हैं अभी के लिए, तो हम लोग वेट करेंगे। अच्छा, ये ब्रेकआउट पे अगर हमें कुछ और नंबर्स आ जाए, जैसे कि इकोनॉमिक डाटा, अभी जैसे कि 6.4% का जीडीपी का ग्रोथ अनुमान है, जो कि थोड़ा सा लो है। यही ब्रेकआउट, अब क्या 6.4% और मार्केट हमारा किस लेवल पे है? मार्क डिस्ट्रीब्यूशन फेज में, निफ्टी, बैंक निफ्टी। अगर 6.4% कहीं 6 आ गया तो ये मार्क डाउन का शुरुआत होने के लिए एक अच्छा इंडिकेटर मिल जाएगा, ठीक है ना? कि गवर्नमेंट और जितना
ग्रोथ होना था वो ग्रोथ और कम हो रहा है। वहीं पे अगर मार्केट एक्यूमुलेशन से अगर ब्रेकआउट कर रहा है अपसाइड की ओर, यहीं पे जीडीपी 6% पिछले बार आया था, इस बार 7.5% का अनुमान है, या 7.5% जीडीपी पब्लिश कर दिया गया। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया गया। यहाँ पे गवर्नमेंट, अभी इलेक्शन था उसीलिए पैसा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं कर रहा। अब ये सब न्यूज़ खत्म हो गया, अब यहाँ पे गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद पैसा लगाना पड़ता। ये सबसे मार्केट क्या होगा? अर्निंग रिपोर्ट अट्रैक्टिव वैल्यूएशन, क्योंकि सस्ता हो चुका था मार्केट के गिरने से। डिस्ट्रीब्यूशंस, अभी हम जिस निफ्टी का, बैंक निफ्टी का लेवल पे हैं, वो बोल सकते हैं कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे निफ्टी पे आप जाकर के देखोगे तो हम लोग एक परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशंस के लेवल पे हैं। ठीक है, ये एक वॉल्यूम स्पाइक हुआ था जहाँ पे हमें लग रहा था कि शायद यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए, लेकिन कुछ समय के बाद देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे, अगर ये मार्केट इधर ब्रेक करता है तो मार्केट में एक बड़ा फॉल एक्सपेक्ट कर सकते। ठीक है, यहाँ तक के 21,800। अगर निफ्टी, ये कब आएगा डिस्ट्रीब्यूशंस, कब आएगा? ये देखिए रैली आ रहा है, ये पार्टिसिपेशंस का फिर। अगर मैं इसमें कौन सा लगा दूँ, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में आपको ज़्यादा अच्छा है। अब ये यहाँ पे जिस लेवल पे वो क्या हो सकता है, अभी बताइए कि 54,000 को ब्रेक कर सकता है बाजार की 50,000 को ब्रेक कर सकता है, 50,000 को। तो मार्केट को अभी हमें ब्रेकआउट अगर देखेंगे तो हम नीचे का ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी अगर निगेटिव सेंटीमेंट आ गया तो मार्केट, मान लो कि क्या हो जाए, अभी क्वार्टरली रिजल्ट आना स्टार्ट हो रहा है, कल टीसीएस का रिजल्ट है, मान लो कि जिस दिन एचडीएफसी का रिजल्ट, एसबीआई का रिजल्ट, एक्सिस और आईसीआईसीआई और कोटक का रिजल्ट, अगर ये खराब हो गया, मान लो कि पहला ही रिजल्ट एचडीएफसी का है और वही निगेटिव हो गया, पता चलेगा एक दिन में बाजार 2,000 पॉइंट निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी सीधे 2,000 पॉइंट डाउन हो जाएगा एचडीएफसी का रिजल्ट, क्योंकि लीडर है। एचडीएफसी अगर निगेटिव हो गया तो ये मान लेगा कि आईसीआईसीआई, कोटक, सबका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, खराब ही होगा। एसबीआई का रिजल्ट खराब आ गया तो समझ लेना जितना पीएसयू उसका रिजल्ट खराब आएगा, ऐसा अनुमान हो जाएगा। मार्केट एचडीएफसी के टूटने से प्राइवेट बैंक निफ्टी जो है, प्राइवेट बैंक का जो इंडेक्स है वो बहुत भयानक से फॉल करेगा, और एसबीआई का रिजल्ट खराब आने से पीएसयू बैंक का फॉल बड़ा होगा। ये पक्का एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज में देखने को मिल रहा है। मार्केट कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं कर पा रहा, ये भी स्टेबल हो चुका है। अब ये ब्रेकआउट अगर नीचे हो जाए, अब देखेंगे कि ये लास्ट लेग में देखे जाए तो आपको ये दिख रहा है रेड कैंडल का एग्रेशन कैसा दिख रहा है। ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा था कि ये बेरिश मोमेंटम हमें पहले से ही मिल रहा था। ठीक है, ये जब बॉटम को टच कर रहा था तो यहाँ पे देखिए मार्केट स्टेबल हो जा रहा था। यहाँ पे जब गिरा था तो यहाँ पे उतना भयानक नहीं हुआ था, ग्रीन रेड बना, यहाँ भी बढ़िया रेड बना, लेकिन जब तक सपोर्ट को अप्रोच कर रहा था तो शांत हो गया। तो यहाँ पे एक इनसाइड बार का ब्रेकआउट हो गया था, बट मार्केट खींच लिया है एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव होने के कारण। ये अभी देखना जरूरी है। तो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। ब्रेकआउट अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो हमारा ब्रेक, ये कैसे पता ये कौन से लेवल पे है, डिस्ट्रीब्यूशंस। डिस्ट्रीब्यूशंस पे हमारा क्या है, ये बचा हुआ है, कौन सा है, सपोर्ट लेवल है। मार्कडाउन स्टार्ट होने से, मार्कडाउन कब स्टार्ट होगा, जब सपोर्ट क्या हो जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा नीचे की ओर। नीचे ब्रेकआउट होता है और बड़ा रेड कैंडल बनता है और ये वॉल्यूम जो है बड़ा बन जाए, तो ये हमें कंफर्म कर रहा है कि मार्केट में गिरावट शुरू हो चुकी। ठीक है, अब बाजार कितना गिरेगा नहीं बोल सकते, बट ये अभी ये क्या है,
अभी के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन हम पीछे का सपोर्ट वगैरह ड्रॉ करके हम बता सकते हैं कि मार्केट कौन सा लेवल पे अगला रुकेगा, रुक सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इम्पोर्टेंट। इसमें क्या हो सकता है, नेगेटिव सेंटीमेंट, बेयरिश, बेयरिश नेगेटिव सेंटीमेंट या बेयरिश एक ही चीज हो गया। नेगेटिव रिपोर्ट आ सकता है, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो सकता है, रिसेशन आ सकता है। अच्छा, आप मेरे को बताएंगे कि हम तो इंडियन मार्केट में है, अगर अमेरिका में मंदी आ जाएगा तो हमारे मार्केट को कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? क्या हो जाएगा? हम लोग का भी मार्केट गिर जाएगा। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि अगर हमारा निफ्टी अगर इम्पोर्टेंट लेवल से, यानी कि हम मार्क डाउन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो एक बार हमेशा यूएस मार्केट को देख लेना कि वहाँ पे मंदी है कि नहीं। ठीक है, तो एक क्रॉस चेक करना जरूरी हो। तो सर, नहीं, कारण क्या है ना कि सिक्का का दो ही पहलू है, हेड और, ठीक है, उसी तरह से सिक्का का दो ही पहलू है, डॉलर। एक तरफ कोई भी कंट्री होगा लेकिन दूसरे तरफ क्या रहेगा, डॉलर ही रहेगा। इसी इसलिए इम्पैक्ट पड़ जाता है, क्योंकि अमेरिकन मार्केट जब गिरेगा ना तो डॉलर का इम्पैक्ट आएगा, क्रूड का इम्पैक्ट। चाइना का करेंसी उतना इम्पैक्ट नहीं करता है, जापान का इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट था, यानी कि बैंक में पैसा जमा करने पे आपको क्या मिलता था, देना पड़ता था, या फिर कुछ नहीं मिलता था। अब वहाँ पे भी जापान में पैसा डालने पे आपको बैंक इंटरेस्ट देना चाह रहा है। तो एक करेंसी का बहुत बड़ा होता था, क्या होता था कि लोग जो है ना जापान मार्केट से लोन लेते हैं और उसको इंडिया मार्केट में एफडी करते हैं, और अमाउंट क्या होता है, ट्रिलियन में। अब मान लिया जाए कि हमने जापान से, मैं अपना बात कर रहा हूँ, कि 1 ट्रिलियन लोन लिया, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1%, और मैंने इंडिया में एफडी कर दिया, मुझे क्या मिलेगा, 5। ये गारंटेड है, क्या है, गारंटेड है। तो 5% आ जाएगा, कमा लिए, कुछ किए नहीं, यहाँ से 1 ट्रिलियन उठाए, यहाँ पे उठा के पैसा रख दिए। इसको बोलते हैं रिस्क फ्री ट्रेड, या फिर आर्बिट्रेज बोलते हैं, आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज इसी, यानी कि पुराना बाजार सब्जी मंडी गए, 20 रुपया का टमाटर उठाएं, बेकार वन में 40 रुपया में बेच दिए, ये क्या हो गया, आर्बिट्रेज हो गया। तो ये होता है, इसके कारण अब क्या कर रहा है कि ये अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएगा, 2% कर दे। अब इससे बड़ा इम्पैक्ट है 1 ट्रिलियन पे, अगर तो ऐसा ऐसा कितने बड़े लोग हैं, इसके कारण से बाजार एक निगेटिव में जा रहा है। और पिछले 20-30 साल के बाद जापानीज मार्केट ऊपर गया है, जापान में, क्या नाम, ठीक है, ये देखिए, दिखा नहीं रहा यहाँ पे, ये तो था।
हाँ हाँ, तो इसका पूरा चार्ट दिख नहीं रहा ना। नहीं नहीं, ये 2017। हाँ हाँ, ये हम लोग देख सकते। देखते नहीं है ना इसे। ये देखिए 1900, ये तो अभी ब्रेकआउट कर, यानी कि इससे भी पहले जब डाटा जाएंगे ना, तो ये इस लेवल पे ये पहली बार ब्रेकआउट कर सकते। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 1996 के बाद ये अपना 1996 का लेवल को कब ब्रेकआउट कर रहा है, 2000, यानी कि पिछले 24 साल से जापान मार्केट बढ़ा ही नहीं। और ये जो अभी जिस लेवल पे है मार्केट 30 साल के बाद अपना हाई को ब्रेक कर रहा है, तो इतना पीछे चला गया था, कॉस्ट ऑफ कैरी बोलते। ठीक है, आते हैं वापस से। ये डिस्ट्रीब्यूशंस में हो गया। डिस्ट्रीब्यूशंस में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ट्रेंड इज नियरिंग टू एंड्स, यानी कि ये सपोर्ट जैसे ही टूटेगा हमें पता चल जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशंस से डिक्लाइन में आ चुके हैं। एक्सपेक्टेड इन्वेस्टर टू बिगिन टू एग्जिट देयर पोजीशंस, क्या करेंगे, जिन्होंने बाइंग किया हुआ अपने पोजीशन से क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। और सेलिंग टू द लेस्ट इन्फॉर्म, जो लास्ट में देख कर क्या होगा कि अरे भाई भाग रहा है मार्केट, भाग रहा है, हम भी पैसा लगा देते हैं। देखते देखते मार्केट पहुंच गया 26,000 और हमने 26,000 पे पैसा डाल दिया, अब हो गया 23,000। ठीक है ना। अब 23,000 हो गया। अब मार्केट हो सकता है कि यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो फिर बोलेगा कि 26,000 पे वो दोबारा नहीं बाइंग करेगा। 26,000 के ऊपर ही अब क्या होगा, एकुमुलेशन का ब्रेकआउट, डिस्ट्रीब्यूशन का अपसाइड ब्रेकआउट होगा, तो 26,000 पे नहीं बाइंग करेगा। बोलेगा अरे पिछले बार भी 26,000 से गिरा था ना, इस बार गिरने दो, इस बार पक्का 23,000 पे कर। अब वहां से क्या हो जाएगा, चल जाएगा 30,000। अरे यार मिस कर जाएंगे, खरीद लो। अब वो 30,000 29,000 के लेवल पे खरीदेगा, ठीक मार्केट स्वागत करेगा वेलकम स्वैग के साथ। वहां से 500 1000 पॉइंट ऊपर लेके जाएगा, फिर वहां से 2-3 हजार पॉइंट नीचे ले आएगा और 2 4 6 महीना फंसा देगा, फिर वो अपने आप दम तोड़ के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है प्राइमरी सेकेंडरी और माइनर। ये ट्रेंड हम लोग काफ़ी डिटेल्ड में करेंगे, इसके लिए अलग से एक चैप्टर ही होगा, लेकिन अभी के लिए हम समझ लेते हैं कि ट्रेंड किसको बोलते। तो ट्रेंड क्या हो गया, यहाँ पे ट्रेंड का हम लोग ट्रेंड को दो हिस्से में बांटे हैं। ठीक है ना, हम लोग अपने समझने के लिए दो हिस्से में बांटे हैं। यहाँ पे जो ट्रेंड डिस्कस किया गया है वो टाइम के बेसिस पे किया गया। इसके बेसिस पे किया गया, टाइम के बेसिस पे। और दूसरा ट्रेंड हम पढ़ेंगे उसको बोलेंगे डायरेक्शंस की। जैसे कि डायरेक्शंस के बेसिस में अगर प्राइस ऊपर की ओर जा रहा होगा, ये क्या है, ट्रेंड, तो लगा दो ट्रेंड, लगा दो ट्रेंड और लगा दो ट्रेंड। प्राइस ऊपर की ओर जाता है, ऊपर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अप, ट्रेंड हो गया। प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो नीचे को क्या बोलते हैं, डाउन। और ना मार्केट ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, तो इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, साइडवेज या डायरेक्शन लेस। क्योंकि अब इसमें कोई डायरेक्शन ना तो ऊपर का ना ही तो नीचे का, तो इसको बोलते हैं साइडवेज में। ये हम लोग अलग से करेंगे और पूरा का पूरा इस पे हमारा सबसे ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए। अभी ये प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है, ये प्राइमरी ट्रेंड ऐसे डायरेक्शंस को बोला जाता है कि जो कुछ महीनों से यानी कि 1 साल से हायर टाइम फ्रेम तक मार्केट किसी भी एक डायरेक्शंस में जब जा रहा होगा, प्राइस क्या हो, 1 साल से ज़्यादा के टाइम फ्रेम में मार्केट किसी भी एक डायरेक्शंस में जा रहा होगा तो उसको बोलेंगे प्राइमरी मार्केट। अगर मार्केट निफ्टी 2 साल से 2020 से लेकर के 2024 तक मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, ये कौन सा ट्रेंड हो गया,
प्राइमरी। प्राइमरी, हाँ, अगर आपको मालूम है कि अप ट्रेंड किसको बोलते हैं तो बोलेंगे प्राइमरी अप ट्रेंड। प्राइमरी यानी कि इस प्राइमरी बोलने से हमें पता चल गया कि एक लंबे समय का डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं, और इसमें अप लगा देने का मतलब हो गया कि ये पिछले कई सालों से, यानी कि एक साल से ज़्यादा के टाइम फ्रेम में ये मार्केट किधर जा रहा है। अगर पिछले 2 साल से बाजार नीचे की ओर जा रहा है तो वो कौन सा ट्रेंड हो जाएगा? प्राइमरी डाउन ट्रेंड। ठीक है ना, तो प्राइमरी मतलब क्या हो गया? लॉन्ग लास्टिंग। अच्छा, आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिससे कि आप बोल सकते हैं कि वो हमेशा ऊपर ही गया है, नीचे नहीं आ रहा है? हाँ, मार्केट तो ऊपर नीचे होते रहते। प्राइमरी मतलब हो गया कि एक साल। प्राइमरी मतलब एक साल के ऊपर में तो हो सकता है ना कि बाजार अगले 3 साल तक बाजार नीचे रह गया, वो तो खत्म हो गया। अब 10 साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तब हमें ग्राफ इस तरह से। अब जैसे कि हम जापान मार्केट का देखें तो 30 साल से लगातार नीचे था। कौन सा ऐसा चीज है जिसका कीमत हमेशा बढ़ते ही जा रहा है? गोल्ड। हाँ, बॉन्ड। ना ना, बॉन्ड घटते बढ़ते रहता है। सिल्वर को बोल सकते हैं, वो तो एक ही चीज हो गया ना, अब उसको पकड़ लिए तब उसका ठीक है। गोल्ड एक अच्छा है। प्रॉपर्टी तो ऐसे ऐसे होता है भाई, वो तो शेयर मार्केट से ज्यादा उछल कूद को करता है। अब क्रूड का बात करेंगे तो निगेटिव में भी चल जाता है। ठीक है। डायमंड को ट्रेड नहीं करते ना भाई हम लोग, जिसको ट्रेड कर रहे हैं उसकी बात कर। इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है? घटता है कि बढ़ता है? इंटरेस्ट रेट वो जनरली एक ट्रेंड में चलता है, यानी कि पिछले 10 साल से वो क्या था, यानी कि अगर हम इंटरेस्ट रेट को निकालें ना 20 साल का हिस्ट्री, तो वो 20 साल से लगातार वो नीचे जा रहा है। यानी कि कुछ समय पहले 10-12% तो एफडी पे रिटर्न था, अब वो धीरे धीरे कहाँ तक आ गया था? 4%। अब ये 4% से 7.5% क्यों हो गया? क्योंकि कंडीशंस ऐसा बन गया कि महंगाई दर वगैरह उस बढ़ जाने के कारण उसको कंट्रोल करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है। नहीं तो ये भी क्या था, इंटरेस्ट रेट हमेशा इन्वर्स रहेगा। जो भी कंट्री अगर ग्रोथ होगा उसका इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन। अगर कोई भी इकोनॉमी अगर ग्रो कर रहा है तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए? ठीक, क्योंकि ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए होगा? लोन सस्ता चाहिए होगा। हम लोग के साथ गलती क्या होता है ना, हम सोचते हैं ना रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से तो अच्छा होना चाहिए। क्यों? कि हम सोचते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर महंगा हो तो मेरा एफडी का रेट बड़ा हो जाएगा। हम लोग का सोच इतना ही रहता है। लेकिन हमें क्या, बिजनेस कैसे ग्रो होगा? बिजनेस एफडी का पैसा से नहीं, लोन का पैसा से। लोन महंगा हुआ तो क्या होगा इम्पैक्ट? बिजनेस घट। ठीक है। अब ये प्राइमरी ट्रेंड और माइनर, सेकेंडरी और माइनर को हम लोग अभी समझ लेते हैं ब्रीफ में। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमने ये मंथली टाइम फ्रेम लगाया है। यहाँ पे हर एक ग्रीन और रेड कैंडल जो देख रहे हैं वो एक एक महीने का। यहाँ से अगर हम देखें 2013 से लेकर के 2025 के बीच में ये किधर जा रहा है? ऊपर। ठीक है, तो ये मेन किधर जा रहा है मार्केट? अप। तो ये हो गया ऊपर जाने के डायरेक्शंस में जो है उसको बोलेंगे प्राइमरी। ये कौन सा हो गया जो ऊपर लेके जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी। और प्राइमरी के अगेंस्ट में जो चल रहा है सेकेंडरी। ये क्या हो गया? 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 ये बहुत छोटा हो गया। ठीक है, लेकिन हाँ चलो अभी हम उसको मार्क कर रहे हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? ये क्या होगा? हाँ, सेकेंडरी जो रहता है, सेकेंडरी के बारे में फ्यू वीक्स
टू फ्यू मंथ्स, कुछ सप्ताह से लेकर के कुछ महीने तक। तो यहाँ पे आप एक एक कैंडल आपका एक एक महीना का, तो ये तो 4 महीना हो, ठीक है। ये तो आपका मान लो कि 2 साल हो गए। तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम आपको लेके गए, इन एक एक छोटा सा नहीं लेके गए। तो प्राइमरी क्या हो गया, एक लंबे मेजर डायरेक्शंस, मार्केट किधर जा रहा है पर, तो ऊपर जो जा रहा है उसको बोलेंगे प्राइमरी। मेजर डायरेक्शंस में मूव जो कर रहा है उसको बोलते हैं प्राइमरी। और मेजर डायरेक्शंस के अगेंस्ट में जो मूव करता है, जो काउंटर करता है अप ट्रेंड को, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। और माइनर कौन सा हो गया, इंट्राडे वाला स्विंग। मार्केट आज नीचे जा रहा है, कल ऊपर जाएगा, कल नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। जो 5 मिनट 15 मिनट में जो आप ट्रेंड जो देखते हैं वो क्या हो जाएगा, माइनर ट्रेंड। अच्छा, अब बताइएंगे इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको क्या करना चाहिए, बाइंग करना चाहिए। प्राइमरी ट्रेंड को देख करके आप अगर बाइंग करते हैं तो पैसा बनेगा ही बनेगा, बनेगा ही बनेगा, गारंटेड लिख लीजिए। शेयर मार्केट में गारंटी शब्द का कोई मतलब नहीं होता है और ना ही बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइमरी ट्रेंड अगर किसी भी शेयर्स का अगर ऊपर का है तो आपको बाइंग कर, जब मैं ट्रेंड का क्लास करवाऊंगा तो आपको ये चीज़ को प्रूव करूंगा न्यूटन का लॉ से। न्यूटन का दोनों लॉ हम लोग पढ़े, न्यूटन का एक्चुअली 2 नहीं 3 लॉ है, तीनों लॉ हम लोग पढ़ेंगे ट्रेंड को कंफर्म करने। हाँ, थर्ड लॉ हम लोग को इंटरेस्टिंग लगता है कि वो थप्पड़ मारा तो हम भी थप्पड़ मारेंगे, ठीक है ना। शेयर मार्केट में वो जो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है ना, एक्चुअली वो सेकंड, ये साइडवेज मार्केट है। सपोर्ट पे जाएगा वो बाउंस करके ऊपर भेज देगा, वो रेजिस्टेंस के पास जाएगा, रेजिस्टेंस मारेगा, चाटा नीचे आ जाएगा, एक टेबल टेनिस की तरह खेल रहा होगा। तो ये होगा न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सपोर्ट पे जाएगा, रेजिस्टेंस से जाएगा, रेजिस्टेंस से वो सपोर्ट के पास जाएगा, ठीक है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ में पैसा बनता है। और मजा लेने के लिए, हाँ, ट्रेंड के डायरेक्शंस में, मोमेंटम के डायरेक्शंस में, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, उसी को हम लोग आगे देखें। तो प्राइमरी ट्रेंड को मेजर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे RSI, नहीं भाई, ठीक है ना। मूवी कन्फ्यूज कर, देखो प्राइमरी ट्रेंड को अगर मेरा अप ट्रेंड में है तो हम उसके लिए मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे। मूविंग एवरेज का जब क्लास होगा तो उसमें और डिटेल में बताया जाएगा। मूविंग एवरेज क्या होता है, मूविंग एवरेज ट्रेंड को कंफर्म करता है। अगर मूविंग एवरेज अगर ऊपर की ओर जाएगा तो वो अप ट्रेंड होगा, और मूविंग एवरेज का लाइन अगर नीचे जाएगा तो वो डाउन ट्रेंड होगा। तो अगर आपको पहचानना है कि कौन कौन जो जिस स्टॉक्स या इंडेक्स को जानना चाहते हैं तो उसका प्राइमरी ट्रेंड क्या है, तो उसमें 50 पीरियड का मूविंग एवरेज या 200 पीरियड का मूविंग एवरेज लगता है। बेस्ट होता है अगर आप इन्वेस्टर हो तो 200 पीरियड का मूविंग एवरेज। यदि प्राइस 200 पीरियड का मूविंग एवरेज के ऊपर है तो कौन सा ट्रेंड होगा, और 200 पीरियड का प्राइमरी, हाँ बिल्कुल सही, प्राइमरी 200 पीरियड का मतलब 1 साल होता है। 200 दिन 1 साल में कितने दिन होता है, नहीं, ट्रेडिंग के मार्केट में 5 ही दिन होता है सप्ताह का, जैसे कि रिचार्ज वाले के हिसाब से 28 ही दिन होता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग वाले का एक दिन, एक सप्ताह में 5 दिन, महीना में हम लोग 20 पकड़ते हैं, होता है 21 22 कुछ भी होता है, लेकिन 20 राउंड में पकड़ते हैं, 50 पकड़ते हैं, 100 पकड़ते हैं, 200 पकड़ते हैं, ठीक है। तो अगर 200 पीरियड का मूविंग एवरेज के ऊपर में है तो कौन सा ट्रेंड हो जाएगा, अप ट्रेंड, और 200 के नीचे है तो डाउन ट्रेंड। और 200 पीरियड का मूविंग एवरेज को काट रहा है, देखो 200 पीरियड का मूविंग एवरेज अगर ये जा रहा है तो ये कौन सा ट्रेंड होगा, प्राइमरी अप ट्रेंड, प्राइमरी
अगर ये 200 मूविंग एवरेज, ई में भी हो जाएगा, सिंपल भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर 200 पीरियड का मूविंग एवरेज, तो ये कौन सा हो जाएगा? प्राइमरी डाउन ट्रेंड। अच्छा, तो अगर प्राइमरी अप ट्रेंड मिल गया आपको, कोई भी ऐसा मिल गया कि 200 पीरियड का मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो उसमें आपको क्या करना है? बाइंग करना है। लेकिन देखो वहाँ पे होगा कि पिछले बार यहाँ पे बाइंग दिया है, इस बार यहाँ पे दिया है, और आगे अब ये ऊपर दे रहा, तो अप ट्रेंड में आपको महंगे में खरीदना होता है, लेकिन सही डायरेक्शंस में है, आप खरीदिए, पैसा बनते चला जाए। और डाउन ट्रेंड में ये क्या हो जाएगा? प्राइस लगातार नीचे जाएगा, तो इस केस में सेल करना है। हाँ, जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन बहुत कम होगा। ठीक है ना, क्योंकि अभी तक हमने वैसे ही करके पैसा गवाया है कि मार्केट इतना बढ़ गया और कितना बढ़ेगा बेच दो, और मार्केट गिर रहा है तो और कितना गिरेगा खरीद लो, खरीदने के बाद थोड़ा सा बढ़ता है फिर और बड़ा गिरावट हो जाता है। तो न्यूटन का लॉ हम भूल जाते हैं ना, उसीलिए। ठीक है, और अगर ये मेरा मान लो कि 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है, अब इसको प्राइस क्या हो रहा है, इस तरह से काट कूट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइडवेज। ठीक है ना, और हम लोग यहाँ पे प्राइस और मूविंग एवरेज को एक रिलेशंस देते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन से। जब हम लोग मूविंग एवरेज को पढ़ेंगे तब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ट्रेड विद दी ट्रेंड, ट्रेंड के डायरेक्शंस में ही आपको ट्रेड करना है। ठीक है ना, RSI बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, तो इसको अभी हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ये आपके नोट्स में दिया हुआ है, वो अभी देख सकते हैं, लेकिन RSI अलग से बहुत लेंथी टॉपिक हो जाएगा। ट्रेंड चेंज कैसे होगा? अब जैसे कि मान लो कि ये प्राइस मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा था, अब ये मूविंग एवरेज ऊपर जाने की जगह पे ये अब घूम रहा है, ये क्या हो गया? पहले किधर जा रहा था? ऊपर, अब ये ऊपर जाने से अब रुक रहा है। जैसे ये रुकने लगा या फिर इसका मोमेंटम लूज हो रहा है, मूविंग एवरेज अगर ऊपर जा रहा था इसका मतलब उसमें स्ट्रेंथ है, मोमेंटम है, अब वो स्लो डाउन हो रहा है या रिवर्स कर रहा है, इसका मतलब है कि ये वीक हो रहा है। यहीं से हमें पता चलेगा कि अब शायद ये अगर प्राइस जैसे मूविंग एवरेज नीचे का कर्व ले लिया, तो हम यहाँ पे मूविंग एवरेज में स्लोप को समझेंगे। ठीक है ना, तो ये क्या है? स्लोप। अच्छा, मूविंग एवरेज के हिसाब से हमने बाइंग कर लिया और प्राइस क्या हो गया? मूविंग एवरेज के नीचे चला गया, तो जितना भी बाइंग का पोजीशन है एग्जिट कर। सेकेंडरी ट्रेंड क्या हो जाएगा? प्राइमरी ट्रेंड को जो काउंटर करेगा। अगर प्राइमरी ट्रेंड मान लो कि ये मार्केट मेरा ऊपर की हो, ठीक है, तो ये जो प्राइस आ रहा है ये कौन सा ट्रेंड हो जाएगा? सेकेंडरी। ये सेकेंडरी ट्रेंड कितना समय का लिए रहता है? कुछ सप्ताह से लेकर के कुछ महीने के, यानी कि अगर नंबर में बोले तो ऐसे ही ले लेते हैं 3 सप्ताह से लेकर के 3 महीना। ठीक है, इसका रूल है अप्रोक्सीमेटली 6 महीने तक रहता है, लेकिन जनरली ये 3 महीने में एडजस्ट हो जाता है। या फिर ये जो गिरावट होगा वो स्टीप नहीं होगा, एकदम हल्का हल्का छोटा छोटा गिरावट करेगा, थोड़ा समय लेके गिरेगा। जितना तेजी से ये बढ़ रहा होगा ना उस स्पीड से नहीं, तभी हमें पता चलेगा कि ये मार्केट ऊपर चल जाएगा, और ये तेजी से गिरेगा तो हमें पता चलेगा। इसके लिए हम लोग सेकेंडरी ट्रेंड को आइडेंटिफाइंग करते हैं कि मार्केट जितना रैली करता है उससे इससे ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए। तो अगेन ये हमारे लिए एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक टूल होगा, जिसके लिए हमारे 2 क्लासेस। ठीक है, और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जैसे कि स्विंग ट्रेड वाला अपना पोजीशंस को यहीं पे कट कर। ठीक है, आप ट्रेंड यहाँ से ऊपर जा रहा होगा बाइंग करेगा, जैसे ही नीचे आ रहा होगा क्या करेगा? फिर ये यहाँ से फिर जैसे ऊपर की ओर पकड़ेगा फिर से यहाँ पे। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, अच्छा थोड़ा सा लेंदी हो गया है, समझ रहे हैं। अगर ये ट्रेंड के डायरेक्शंस में है, ये प्राइमरी हो गया। अगर आप प्राइमरी में ट्रेड किए हो कहीं पे, तो शायद आपको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सेकेंडरी में कर रहे हो तो आपको बार बार एंट्री और एग्जिट
वो मौका मिले। एक बार यहाँ करते, एक बार यहाँ करते, एक बार यहाँ करते, एक बार यहाँ करते, एक बार, लेकिन अगर प्राइमरी को देख करके मारा तो एक ही ट्रेड उसका चलेगा और पैसा बढ़। इसीलिए ट्रेड हमें किस में करना है, प्राइमरी ट्रेंड के डायरेक्शंस में। माइनर ट्रेंड को अभी छोड़ देते हैं, ये इसका इस्तेमाल हम लोग इंट्राडे रहने देते हैं, नहीं हो पाएगा। वॉल्यूम कन्फर्मेशंस हमारा बाकी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एवरेजेस के बारे में और ट्रेंड परसिस्ट यानी कि न्यूटन का एक लॉ के बारे में। तो ये हम लोग कल फर्स्ट आधे घंटे में इसको कंप्लीट, और इंडियन मार्केट में कैसे अप्लाई करेंगे और क्या इसका फाइनल कंक्लूजन। ओके, थैंक यू। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते।